जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप खैरियत से होंगे। बेटे चैप्टर नंबर 6 था, हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ था और इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें ना तो कुछ टॉपिक्स थे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे, जिसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चूज़ किए जाते हैं बोर्ड के लिहाज से। तो वो हमने पढ़ लिए हुए हैं, जिसमें वेस्पर था, हमारे पास एमओटी है, हमारे पास वीपीटी है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है। आज के दिन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये वो टॉपिक थे जो हमने स्किप किए हुए थे, क्योंकि ये जो टॉपिक थे दैट इज़ ओनली अ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस। ये वो टॉपिक हैं जो आपने पहले डिस्कस किए हुए हैं मैट्रिक क्लासेस के अंदर, लेकिन फिर हम इंशाल्लाह इसको ना डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ज़रा इसको आपने गौर से देखना है। तो हमारे पास बेटे पहली जो चीज़ है सबसे पहले दैट इज़ अबाउट द एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ से मुराद एटम का साइज़ है। तो हमारे पास बेटे जो एटम का साइज़ होता है ये दो चीज़ों से रिलेट कर रहा होता है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज से और एक केमिकल प्रॉपर्टीज से। किसी भी एलिमेंट की अगर हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज़ जाननी होती है वो एटम का साइज़ होता है। इस तरह से अब एटम का साइज़ जो होता है वो बहुत स्मॉल होने की वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं कि अगर ये चीज़ जो है एटम जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, तो हम इसका जो साइज़ है इसको मेजर करने के लिए कुछ रेडियाइज को गैस करते हैं, अपने से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शायद इसका जो रेडियस है वो फ़लाँ हो। तो अगर आप रेडियस पता चल जाता है, आपको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी एटम का साइज़ कितना है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के रेडियाई हैं जो हम बेसिक जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें एटॉमिक रेडियाई में आयनिक रेडियाई आता है और एक आता है कोवलेंट रेडियाई। बेटे याद रखिएगा, हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है, व्हाट इज़ द एटॉमिक रेडियाई, तो हम इसको कहते हैं दैट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। यानी जो लास्ट वाला शेल होता है जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है उसके दरमियान में जितना भी डिस्टेंस होता है, यानी शेल्स की जो दूरी होती है, आप उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ अबाउट द एटॉमिक रेडियस। सिमिलरली अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हमारे पास एटॉमिक रेडियस का हमें पता चल गया कि क्या होता है, तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए बेटे आपके पास वेरी सिंपल, आप ना उनके जो सेंटर्स होते हैं ना, दो एटम्स के जो सेंटर्स होते हैं, जो उनके रेडियाई हैं उनके दरमियान में जो लेंथ आ रही है ना, उस लेंथ को आप मेजर कर लेते हैं। अगर आप उसको मेजर कर लेते हैं तो आप आसानी से बता सकेंगे किसी भी एटम का साइज़ कितना है। अब इसको मेजर करने के लिए आप एक्सरेज का यूज़ करते हैं, आप माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट करते हैं। जब भी हमने पढ़ा था मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री, तो एक माइक्रोस्कोप जो होता है ना, ये भी एक डिवाइस होता है जस्ट लाइक द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। तो हम उसके ज़रिए से इसको जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है इसका यूनिट। तो यूनिट इसका हम तीन डिफरेंट यूनिट्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक पिकोमीटर यूज़ कर सकते हैं, नैनोमीटर यूज़ कर सकते हैं और एंगस्टन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं ना, तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वी कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ एन एटम प्रिसाइजली। हम एक्यूरेटली वगैरह मेजर क्यों नहीं कर सकते, इसकी क्या रीज़न है। तो वेरी सिंपल, दो पॉइंट्स हैं आपकी बुक पे लिखे हुए। नंबर वन, हम ये कहते हैं कि सर कोई भी एटम जो है ना, एटम हमें नहीं पता होता कि एटम जो होता है उसकी बाउंड्री कितनी है, उसके दरमियान में सर्कल में हमने उसका कौन सा पॉइंट है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ कि यहाँ तक ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो फैला हुआ है। तो ये ना होने की वजह से, बाउंड्री ना होने की वजह से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि उसका साइज़ कितना है। मोर एवर हमारे पास न्यूक्लियस से जो शेल्स पड़े होते हैं, पास न्यूक्लियस के, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस जो होते हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं होते। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आना जो है वो ख़त्म हो गए, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो आप जब तक वो फाइंड नहीं कर सकते, वो आप डिफाइन नहीं करते, तब तक आप आसानी से इसके साइज़ को मेजर नहीं कर सकते। नंबर टू, हमारे पास जो आपके पास एटम का साइज़ है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही बात आ जाती है चांसेस ऑफ पकड़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के जो चांसेस हैं नेबरिंग एटम के अंदर, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होते, जिसकी वजह से हम उसको एटम का साइज़ मेजर नहीं कर सकते। तो बेटा जी ये दो पॉइंट आपने लिखने हैं, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी मेंशन कर लीजिएगा, व्हाई वी कैन नॉट मेजर द साइज ऑफ एन एटम एक्यूरेटली। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं।
बेटे आगे आपके पास आ जाते हैं कुछ ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स में ना मैं ये लंबे चौड़ी बातें इसमें लिखवाता नहीं होता, मैं आपको चंद एक बातें लिखवा रहा हूँ। आप बेशक अपने नोट्स पे लिख लें, बेशक आप ऊपर लिखी हुई चीज़ों को देख लें। नंबर 1 पॉइंट है बेटे, आपने जब भी आपके पास पीरियड की बात आएगी, इट मे बी शील्डिंग इफेक्ट, इट मे बी स्क्रीनिंग इफेक्ट, इट मे बी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपके पास कुछ भी हो, आपने जस्ट 3 से 4 बातें अपने माइंड में बैठानी है कि जब भी हम ट्रेंड में पीरियड्स की बात करेंगे तो हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर 1, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। बेटा जी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे ना उतना ही पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा एटम के पास, और जितना उसके पास पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा इट मीन्स उसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस पे चार्ज की वजह से होता है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है बिकॉज न्यूक्लियस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज होता ही कोई नहीं है, तो प्रोटॉन्स वाले चार्ज को ही हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा चार्ज है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जब भी हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, प्रोटॉन इंक्रीज करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस के ऊपर उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जितना बेटा जी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतना ही उसके अंदर जो साइज ऑफ एटम होगा वो आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, ये मैंने साइड पे एक टर्म्स लिखी हुई हैं इसको ज़रा देखिएगा, हमारे पास साइड में टर्म है कि ये जो ट्रेंड ऑफ डिक्रीज ऑफ साइज है, ये मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, इसमें ज़रा देखिएगा कि एक एम नेगेटिव, एम से मुराद है कोई भी एटम है, तो ये नेगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल है और एक आपके पास है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस केस में अगर हम देखा जाए तो इसका साइज जो होता है वो बाकियों की निस्बत अगर हम देखें तो सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब हम किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, शेल डिक्रीज करेंगे, शेल डिक्रीज करेंगे, साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो हम उसको कहेंगे कि उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए बेटे, आगे आ जाता है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप भी बड़ा आसान सा काम है जी, बहुत आसान है। आप कहेंगे सर जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ इंक्रीज करती है, आपने पॉइंट याद रख लेना है, दैट इज़ अ नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे जब हम टॉप टू बॉटम किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करेंगे। जब शेल्स इंक्रीज करेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कम हो जाएगा। तो जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मेरे बेटा होल्ड कम हो जाएगा तो उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ट्रेंड था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, आगे आ जाता है टर्म दैट इज़ अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद है बेटा? याद रखिएगा हमारे पास ना 2 चीज़ें हैं, मे बी आप उसको ना याद कर लें, आप उसको याद कर लें। वो ये है, हमारे पास 2 चीज़ें, एक आपके पास है एटम का न्यूक्लियस और एक आपके पास है आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान में अगर हम बैरियर ला के रख देना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देता है। आप उस फैक्टर को बेटा जी नाम देते हैं दैट इज अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट। आप इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीन कर देना, रोक देना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रेजिस्ट कर देना, उसको सीज कर देना, ये टर्म्स हैं कुछ जो हम जो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बेटा जी ये आपके पास एटॉमिक रेडियस था। अभी इसमें से ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैं उन शॉर्ट क्वेश्चंस को तरफ चलता हूँ। इससे पहले कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ, साथ में ना आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। इस टेबल में देखिएगा ज़रा, तो इस टेबल में बेटे आपको कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं जो एंटी टेस्ट में आते हैं, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से एमडी कैट में आते होते हैं। वो ये है कि जो सबसे छोटा कीटाइन है ना वो एच पॉजिटिव है, यानी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज का होना, जिसको आप प्रोटॉन भी कहते हैं। लार्जेस्ट कीटाइन सीजियम है। इसके बाद स्मॉलेस्ट अनाइन कौन सा है? हाइड्राइड आयन है। और जो लार्जेस्ट है अनाइन उसको हम आयोडाइड आयन कहते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ये एमसीक्यू से कुछ, अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी, वाई द साइज ऑफ कीटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो जारी बात है बेटे, जब भी हम किसी
केटायन को बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनवाते हैं। तो जब आप न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो पहले इसका साइज था 186 पिकोमीटर, अब इसका कितना रह गया 95 पिकोमीटर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने से एटम का साइज रिड्यूस किया, कम हुआ। जब उसका साइज कम होगा तो वो किस बेस पे हम कहेंगे, नंबर 1, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो कुछ और थी, अब वो उतनी नहीं रही, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसका मतलब उसकी रेशो में डिस्टर्बेंस आई है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की रेशो में डिस्टर्बेंस आए, मीन टू से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन क्या हो गए ज़्यादा। तो हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। नंबर 2, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने से शेल रिड्यूस होता है, कम होता है। जब शेल कम होगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो साइज़ है, अब जो अनाइन केटाइन बना है उसका साइज़ पेरेंट एटम से क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। सिमिलरली नीचे एग्जांपल दी हुई है 281, इसमें 3 शेल थे और अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 28 रह गए, यानी 2 शेल इंक्लूड हो गए। तो शेल रिड्यूस किए हैं तो साइज भी रिड्यूस कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करना होता है, जब किसी एटम ने न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन निकाल लेना होता है तो लेने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम देखें तो अब पहले इसका साइज 99 पिकोमीटर था, अब कितना हो गया 181 पिकोमीटर। इसका मतलब हमने जब इलेक्ट्रॉन लिया, जब किसी एटम ने न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके अंदर शेल्स की तादाद बढ़ी, जब शेल्स की तादाद बढ़ी तो उसका साइज बढ़ गया। तो ये आप वही बात इसमें लिख लें, अब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम रह जाएंगे। तो इसका मतलब उसकी जो रेशो होगी इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन वो इम्बैलेंस हो जाएगी। एंड नंबर 3, उसका न्यूक्लियस का होल्ड जो है अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसका शेल्स बढ़ गया, दूरी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेटा ये कुछ चीज़ें थी, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। मोर एवर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाती हैं। इसमें देखिएगा हमारे पास ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो से मुराद सेम, इलेक्ट्रॉनिक से मुराद इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे आपकी बुक में नज़र आ रहा होगा, आपको देखिए ज़रा, तो ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम। इन चारों पांचों के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सब में सेम है, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज की तादाद है वो डिफरेंस है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं तो चार्ज सबसे ज़्यादा किस पे है, मैग्नीशियम पे, Mg+2 चार्ज। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा ना उसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना उसका रेडियस क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसीलिए मैग्नीशियम का देखें तो लास्ट पे जो टेबल पे डिजिट नज़र आ रहे हैं आपको रेडियस वाले, उसमें 60 लिखा हुआ है। तो जिसका जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर आपके पास रेडियस ये होगा वो कम होगा। ये कुछ चीज़ें आपने बेटे नोट कर लेनी है। आगे आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ इंटर आयोनिक डिस्टेंस एंड रेडियाई। बेटा जी इससे नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने इतना जो है वो इसको पढ़ लेना है बेटा, ओके। ये आज का आपका लेक्चर है। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों आपके माइंड में तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा जो है वो हम अवेलेबल रहेंगे। आपने कोशिश करनी है मेरा बेटा इसको एज़ इट इज़ जो है वो अपने पेजेस पे लिख भी लेना है, इसको याद भी करना है और होप्स हो कि आप ये जो काम है इसको रेगुलरली परफॉर्म करते रहेंगे फॉर द बेटर रिजल्ट्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़ बेटे।